तो बेटा लेसन नंबर 10 पढ़ रहे थे अपन। लेसन नंबर 10 में अपन ने जो पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो बनाई थी, उस पार्ट फर्स्ट में अपन ने कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र के बारे में बात कर ली थी कंप्लीट, ठीक है बेटा। तो कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र में अपन ने बताया था, कोशिका विभाजन के प्रकार बताए थे। उस कोशिका विभाजन के प्रकार में अपन ने बोला था कि जो कोशिका विभाजन होता है वो मेनली अपने पास में 3 टाइप्स का रहता है। कौन कौन सा था? फर्स्ट नंबर अपन ने बात कर ली थी बेटा, कौन सा था अपने पास में फर्स्ट नंबर? सूत्री विभाजन, सॉरी असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। इसके अलावा अपने पास था बेटा सेकंड नंबर समसूत्री विभाजन, और थर्ड नंबर था अपने पास में अर्धसूत्री विभाजन। तो इन विभाजनों की जब अपन बात कर रहे थे तो अपन इसमें फर्स्ट नंबर पढ़ चुके थे बेटा अपन असूत्री विभाजन। तो यदि असूत्री विभाजन की अपन बात करें बेटा, तो असूत्री विभाजन में अपन ने बात कर लिया था कि इस प्रकार का जो विभाजन था, इस विभाजन की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी बेटा? रिमार्क के द्वारा, वैज्ञानिक रिमार्क के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके अलावा इसमें बताया गया था कि इसमें जो भी कोशिका होती है, उस कोशिका में जब विभाजन होता है तो विभाजन के दौरान इसमें क्या बनती है? एक खांच बनती है जिसको अपन विदलन या खांच के नाम से जानते हैं। तो विदलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इसमें क्या होता है? जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक का जो आकार होता है वो आकार बदल जाता है, वो बीच में से सिकुड़ना शुरू कर देता है। साथ ही इसमें पाया जाने वाला जो कोशिका द्रव्य होता है, इसमें भी क्या होता है बेटा? संकुचन होता है। संकुचन के फलस्वरूप जो कोशिका होती है वो कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है, इस कोशिका झिल्ली में भी क्या होगा? बाद में संकुचन होगा, वो भी इसी शेप की हो जाएगी, और यहाँ पर फिर धीरे धीरे ये दो भागों में विभाजित हो जाती है और दो भागों में बढ़कर दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। इसी को किस नाम से जान लेते थे अपन? असूत्री विभाजन के नाम से जाना था अपन ने। ये असूत्री जो विभाजन होता है सिर्फ किसमें पाया जाएगा? अपने पास में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, यानी कि बैक्टीरियल सेल में ओनली पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं बेटा अपन समसूत्री विभाजन की, कि समसूत्री विभाजन होता क्या है। तो अपन बात करें बेटा समसूत्री विभाजन की समसूत्री विभाजन किसे कहेंगे? तो अपन बोल सकते हैं कि जब भी कोई जनक कोशिका होती है, जनक कोशिका, इस जनक कोशिका में जब विभाजन होता है तो इस विभाजन के फलस्वरूप दो पुत्री कोशिकाओं का या डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, और इन डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो अपनी मातृ कोशिका या जनक कोशिका से के समान होती है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि समसूत्री विभाजन जब होगा, उस समसूत्री विभाजन में जनक कोशिकाओं से जब पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो पुत्री कोशिकाओं या डॉटर सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, यानी गुणसूत्रों की जो संख्या रहती है वो अपनी मातृ कोशिका के बिल्कुल समान रहती है। इसी को किस नाम से जानते हैं बेटा? हम समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अपन बात करें कि समसूत्री विभाजन जो होता है मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है बेटा? कायिक कोशिकाओं में। ये अपन ने बात कर ली थी जब मैंने फ्लो चार्ट बनाया था आपको, ठीक है। वहां पर मैंने बता दिया था कि जो समसूत्री विभाजन होगा वो समसूत्री विभाजन ओनली कायिक कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल्स में पाया जाता है, जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये किसमें पाया जाएगा? ये अपनी जर्म सेल में, जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अपन इसकी बात करते हैं बेटा कायिक कोशिकाओं की। तो कायिक कोशिकाओं में क्या होता है? कायिक कोशिका मतलब बॉडी का निर्माण करने वाली जितनी भी सेल्स होती है उनको कायिक कोशिका के नाम से अपन जानते हैं। यहाँ पे अपन इसकी बात करें बेटा कि जनक कोशिका में, कि जनक कोशिका में जब भी विभाजन होगा, माना कि जनक कोशिका कैसी है? 2n फेज में है, द्विगुणित अवस्था में जनक कोशिका है। तो जब द्विगुणित अवस्था में ये जनक कोशिका है, तो इससे जब दो नई पुत्री कोशिकाएं बनेगी तो इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो जनक कोशिका के बिल्कुल सेम होगी। यानी कि यदि ये 2n फेज में है, द्विगुणित अवस्था में है, तो जो पुत्री कोशिकाएं बनेगी ये भी किसमें रहेगी बेटा? द्विगुणित अवस्था में रहेगी। इसी को क्या बोलते हैं अपन? समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। तो समसूत्री विभाजन की यदि खोज की बात करें तो समसूत्री विभाजन की जो खोज की गई थी वो खोज किसके द्वारा की गई थी बेटा? स्ट्रासबर्गर के द्वारा ये खोज की गई थी। और स्ट्रासबर्गर ने जब इसकी खोज करी थी उस दौरान ये तो किस स्ट्रासबर्गर ने तो किसमें करी थी बेटा? प्लांट्स में, पादपों में करी थी स्ट्रासबर्गर ने। और अपन जंतुओं की बात करें यानी कि एनिमल्स की, तो एनिमल्स में जो समसूत्री विभाजन की खोज की गई थी किसके द्वारा? वोल्टर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी बेटा, वोल्टर फ्लेमिंग। यानी कि जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन की जो खोज की गई थी पादपों में स्ट्रासबर्गर के द्वारा, जंतुओं में वोल्टर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। और इन्होंने यही बताया कि समसूत्री विभाजन जो होता है, समसूत्री विभाजन पादपों में और जंतुओं में दोनों में पाया जाता है, और इन दोनों में इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो अपनी मातृ कोशिका के बिल्कुल समान होती है, ठीक है बेटा। अब आगे बात करते हैं अपन समसूत्री विभाजन में। तो बेटा समसूत्री विभाजन की यदि अपन बात करें तो समसूत्री विभाजन जो होगा, इस समसूत्री विभाजन में जब भी कोई भी कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका चक्र की प्रक्रियाओं के दौरान गुजरता है पूरा का पूरा। यानी कि जब भी कोशिका विभाजन होगा तो कोशिका चक्र की पूरी प्रावस्थाएं इसमें पाई जाएगी। कोशिका चक्र की पूरी प्रावस्थाएं मैंने आपको कंप्लीट बता दी थी कि कोशिका चक्र जो होता है उस कोशिका चक्र में सबसे पहले दो अवस्थाएं आती है,
दो अवस्थाएं कौन कौन सी आती है अपने पास में? फर्स्ट नंबर यदि अपन बात करें तो फर्स्ट नंबर आता है बेटा अपने पास में अंतरावस्था, और सेकंड नंबर होती है बेटा अपने पास में विभाजन अवस्था, जिसे डिवीजन फेज या एम फेज के नाम से भी हम जानते हैं। ये दो अवस्थाओं के जरिए कोशिका विभाजन की कंप्लीट प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है अपने पास में। अंतरावस्था की बात करें यानी कि इंटरफेज, तो इस दौरान क्या होता है बेटा? तो अंतरावस्था या इंटरफेज के लिए मैंने आपको बता दिया था कि ये जो अवस्था होती है इसको विश्राम अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, जब भी कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तो उसकी जो तैयारी होती है वो कंप्लीट किसमें होती है बेटा? अंतरावस्था में यानी कि इंटरफेज में होती है। यानी कि इसमें क्या करती है कि अपने आकार में वृद्धि करती है, ठीक है। इसके केंद्र के आकार में यानी कि जीव द्रव्य के आकार बढ़ जाता है, जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ती है, कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ती है, केंद्र का आकार बढ़ जाता है, यानी कि कोशिका पूर्ण रूप से विभाजन के लिए तैयार हो जाती है इस अवस्था में। जब ये तैयार हो जाती है तो इसकी कुछ अवस्थाएं होती है जिनसे गुजरती है अपने पास में। इनमें दो अवस्थाएं पढ़ी थी अपन ने, तीन अवस्थाएं पढ़ी थी बेटा मुख्य रूप से इंटरफेज की। कौन कौन सी थी अपने पास में? एक तो थी अपने पास में जीवन फेज, जिसे अपन प्रथम वृद्धि काल अवस्था के नाम से भी जानते हैं। एक थी अपने पास में बेटा G2 फेज, सॉरी S फेज, और थर्ड थी अपने पास में G2 फेज। ये तीन अवस्थाएं पढ़ ली थी बेटा। तो जीवन फेज के लिए मैंने बता दिया था इसमें इसको प्रथम वृद्धि काल अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस वृद्धि अवस्था में क्या होता है, जो कोशिका होती है उसको कोशिका में अपने आकार में वृद्धि करना वो प्रारंभ कर देती है। इसमें आरएनए का, प्रोटीन का, डीएनए का संश्लेषण प्रारंभ होने लगता है, यानी कि जब डीएनए संश्लेषण के लिए तैयार हो जाती है। और जो अपने पास में एस प्रावस्था रहती है, इस एस प्रावस्था को संश्लेषण प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। इस संश्लेषण प्रावस्था में डीएनए संश्लेषण कंप्लीट होने लगता है, डीएनए संश्लेषण हो जाता है। इसके अलावा डीएनए रिप्लिकेशन की प्रक्रिया भी होती है। रिप्लिकेशन यानी कि प्रतिकृतिकरण, ये प्रतिकृतिकरण की क्रिया भी किसके द्वारा होती है बेटा? एस फेज में होती है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि संश्लेषण प्रावस्था में। इसके बाद बात करें अपन G2 फेज की, तो G2 फेज में क्या होता है बेटा, जो इसको द्वितीय वृद्धि काल अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में क्या होता है बेटा, जो वृद्धि होती है वो कंप्लीट हो जाती है, डीएनए का संश्लेषण ये वगैरह, या डीएनए का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, इन पदार्थों का निर्माण कंप्लीट हो जाता है और डीएनए का रिप्लिकेशन की प्रक्रिया यहाँ पर रुक जाती है, यानी कि कोशिका के आकार में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। यानी कि ये अपने पास में बेटा इंटरफेज अवस्था है, यहाँ पे देखिएगा अपन, ये अपने पास में इंटरफेज अवस्था है। इस इंटरफेज अवस्था में ही क्या होता है बेटा, इस इंटरफेज अवस्था में ही कोशिका विभाजन के लिए कंप्लीट तैयार हो जाती है। तो इस अवस्था में जो अपने पास में केंद्रक पाया जा रहा था मध्य में, इस केंद्रक के आकार में वृद्धि हो चुकी है। ये अपनी पूरी की पूरी सेल है जिसमें अपने पास में इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सबसे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक। और इस केंद्रक के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है बेटा? क्रोमेटिन जाल पाया जाता है, और इसके अलावा इसमें एक केंद्रिका पाई जाती है, और बाहर की तरफ कोशिका द्रव्य भरा रहता है। यानी कि इस कोशिका ने विभाजन के लिए अपनी कंप्लीट तैयारी कर ली है और ये कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो गई है। जब ये कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, यानी कि आकार में वृद्धि हो गई, तो फिर इसमें सेकंड नंबर अवस्था जो आती है अपने पास में, ये अवस्था आ जाएगी बेटा अपने पास में विभाजन अवस्था या एम फेज। तो विभाजन अवस्था की मैंने बता दिया था आपको कि विभाजन जो अवस्था है, डिवीजन जो फेज होती है बेटा, ये डिवीजन फेज दो प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर बात करें बेटा अपन, एक तो कैरियोकाइनेसिस, जिसको अपन केंद्रक विभाजन के नाम से भी जानते हैं, कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक होती है बेटा अपने पास में कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसको अपन साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन किसे कहेंगे कि कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक में विभाजन होना केंद्रक विभाजन कहलाएगा, और कोशिका द्रव्य में विभाजन होना कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, जो कोशिका होती है वो कोशिका कंप्लीट रूप से दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो अपन बात करें बेटा कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन की, तो केंद्रक विभाजन की जो अवस्थाएं होती है, केंद्रक विभाजन जो होता है वो कंप्लीट चार अवस्थाओं में पूर्ण होता है। ठीक है बेटा, कौन कौन सी अवस्था? फर्स्ट नंबर बात करें प्रोफेज, जिसको पूर्वावस्था के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर होती है मेटाफेज अवस्था, थर्ड नंबर होती है एनाफेज अवस्था, और फोर्थ नंबर होती है अपने पास में
टीलोफेज अवस्था। ठीक है बेटा, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन चारों की चारों अवस्थाओं में ही समसूत्री विभाजन अपने पास में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले बात करें इंटरफेज अवस्था में ही अपने पास में कंप्लीट कोशिका है। इस कोशिका ने अपने विभाजन के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी। जब ये तैयार हो जाती है तो प्रोफेज अवस्था में क्या होता है बेटा, इनके अंदर जो क्रोमेटिन जाल पाया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट नंबर बात कर रहे हैं केंद्रक विभाजन की, तो जब केंद्रक विभाजन होगा तो केंद्रक विभाजन के दौरान क्या होता है बेटा, इनका अंदर का पाया जाने वाला जो क्रोमेटिन जाल होता है, ये क्रोमेटिन जाल कैसा हो जाता है बेटा, अत्यधिक सघन हो जाता है, यानी कि इसमें जल की मात्रा में कमी आ जाती है और ये क्रोमेटिन जाल मोटा हो जाता है, जिसके कारण से जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र अपन को दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा जो केंद्रक झिल्ली होती है, इस केंद्रक झिल्ली के चारों तरफ इसका जो द्रव्य होता है वो द्रव्य सिकुड़ने के कारण से पारदर्शी प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, गुणसूत्र अत्यधिक सघन और मोटे हो जाते हैं। इसके बाद में मेटाफेज अवस्था आती है, जिसको मध्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। ये जो मध्यावस्था होती है, इस मध्यावस्था में जो कोशिका होती है, उस कोशिका में पाए जाने वाले कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टेट वगैरह और गोल्जी बॉडीज वगैरह ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं बेटा, मेटाफेजिक प्लेट का, यानी कि बीच में एक प्लेट निर्मित हो जाती है। ठीक है बेटा, जब इसमें मेटाफेजिक प्लेट निर्मित हो जाती है तो इस मेटाफेजिक प्लेट में जो गुणसूत्र यहाँ पर केंद्र के अंदर पाए जा रहे थे, ये सारे के सारे गुणसूत्र क्या होते हैं, अपने अपने सेंट्रोमियर से इस मेटाफेजिक प्लेट पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें फैले हुए थे, ये कहां पर आके इकट्ठे हुए, यहाँ पर, यानी कि इस मेटाफेजिक प्लेट में आकर एकत्रित हो जाते हैं और ये अत्यधिक मोटे हो जाते हैं। इसके बाद आती है बेटा अपने पास में एनाफेज अवस्था। तो एनाफेज अवस्था की अपन बात करें तो एनाफेज अवस्था में क्या होता है बेटा, एनाफेज अवस्था में जो ये गुणसूत्र मेटाफेजिक प्लेट पर उपस्थित होते हैं, ये अपने दूसरे विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, यानी कि जो कोशिका होती है, उस कोशिका का जो केंद्रक होता है, इसके दो ध्रुव रहते हैं, इन ध्रुवों की तरफ ये गमन करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी मेटाफेजिक प्लेट से छूटेंगे और छूट करके कहां, इधर वाले इस ध्रुव पर और इधर वाले इस ध्रुव पर जाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जब ये ध्रुव की तरफ गमन करना शुरू करते हैं, इनको किस नाम से जानते हैं, ध्रुव के नाम से। ठीक है, लेकिन जब ये ध्रुव की तरफ गमन करना शुरू करते हैं, उस दौरान होता क्या है बेटा कि इन गुणसूत्रों की जो भुजाएं रहती है, वो भुजाएं कोशिका द्रव्य में तैरती हुई अवस्था में पाई जाती है और इन कोशिका जो गुणसूत्र के सेंट्रोमियर, इन सेंट्रोमियर का जो सिरा रहता है वो तो ध्रुवों की तरफ रहता है और उनकी जो पूंछ रहती है, ये इनके जो तंतु रहते हैं वो इनके विपरीत दिशा की तरफ पाए जाते हैं, ये इनकी स्थिति रहती है और ये धीरे-धीरे यहाँ से गमन करते हुए इस ध्रुव पर आके एकत्रित हो जाते हैं और ये वाले इधर गमन करते हुए कहां पर, इस वाले ध्रुव पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है बेटा, यानी कि इन्होंने यहाँ पे गमन करना प्रारंभ कर दिया अपने अपने ध्रुवों की तरफ। जब इन्होंने गमन करना प्रारंभ कर दिया है तो उस दौरान क्या होता है बेटा, अपने पास में ये टीलोफेज अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। टीलोफेज अवस्था में इन गुणसूत्रों का जो गुणसूत्र तंतु हैं, इन क्रोमेटिड्स का जो गमन होता है वो गमन कंप्लीट हो जाता है अपने अपने ध्रुवों की तरफ, यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कहां पर, अपने अपने ध्रुवों पर जाकर एकत्रित हो जाते हैं और जैसे ही एकत्रित होते हैं तो इनके चारों तरफ क्या होता है बेटा, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना शुरू हो जाता है और जब इनके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना शुरू हो जाता है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य इनके चारों तरफ एकत्रित हो जाता है, तो ये कंप्लीट क्या करते हैं बेटा, दो केंद्रकों का निर्माण कर देते हैं और जब इनमें दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है तो ये जो ध्रुव में जो क्रोमेटिड्स रहते हैं ये वापस से किसमें बदल जाते हैं, क्रोमेटिन जाल में बदल जाते हैं। वही पहले वाली कंडीशन अपने पास में वापस से किसमें बदल जाएंगे, क्रोमेटिन जाल में बदल जाएंगे और इनमें क्या होता है बेटा, एक एक केंद्रिका का निर्माण कंप्लीट हो जाता है। ये केंद्रिका बन गई अपने पास में, यानी कि एक केंद्रक से, एक कोशिका के अंदर इंटरफेज अवस्था में एक केंद्रक पाया जा रहा था। इस केंद्रक में फर्स्ट नंबर में समसूत्री विभाजन की जो अवस्थाएं थी, जिसमें कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन कंप्लीट हो गया अपने पास में, यानी कि एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए, दो केंद्रक बन गए। लेकिन अभी भी क्या है बेटा, जो कोशिका पाई जा रही है ये कोशिका एक ही है, एक ही कोशिका में कितने केंद्रक है अपने पास में, दो केंद्रक बन चुके हैं। अब क्या होता है बेटा कि अपने पास में जो विभाजन अवस्था थी, जिसकी कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज अवस्था में अपने पास में एक केंद्रक से दो केंद्रक बन चुके हैं। अब क्या होता है बेटा, समसूत्री विभाजन के दौरान सेकंड नंबर जो चरण आता है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो कोशिका द्रव्य विभाजन के लिए मैंने आपको बोला था कि कोशिका द्रव्य विभाजन जो होता है ये जंतुओं में, जंतु कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में दो विधियों के द्वारा होता है। पादप कोशिकाओं की बात करें तो पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है ये विभाजन बेटा कोशिका पटलिका विधि के द्वारा होता है, कोशिका पटलिका विधि के द्वारा होता है। और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उन जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन विदलन या खांच विधि के द्वारा होता है। तो अगर यहाँ पे बात करें बेटा पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन की, जो ये पटलिका विधि के द्वारा, विदलन या खांच विधि के द्वारा होगा। इन विधियों को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।